इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए लेडी डॉन और अलीराजपुर जेल के सस्पेंडेड प्रहरी को 20 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लेडी डॉन और सस्पेंड जेल प्रहरी 20 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 लाख रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद की गई। आरोपियों में एक जेल प्रहरी और एक महिला शामिल है। दोनों आरोपी ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच डीसीपी ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी इवेंट कंपनी की महिला श्रुति निषाद और जेल प्रहरी दीपक कुमार यादव ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। महिला आरोपी श्रुति निषाद को इवेंट कंपनी में भी ड्रग्स सप्लाई करती थी, जबकि जेल प्रहरी दीपक यादव अलीराजपुर जेल में पदस्थ था, लेकिन पत्नी से विवाद के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया था। दीपक यादव टोल बैरियर पर अपनी वर्दी और आईडी का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स की तस्करी करता था। आरोपी दीपक राजस्थान से इंदौर लाकर ड्रग्स बेचता था। दोनों ही आरोपियों से क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। ड्रग्स को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई, क्या है? पुलिस कमिश्नर सर के आदेश पर निरंतर क्राइम ब्रांच काम कर रही है और जैसा कि आपको मालूम है 1 जनवरी और इवन नवंबर दिसंबर से ही कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी आई है। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक जेल प्रहरी और उसके साथ में एक लड़की है श्रुति निषाद जो इवेंट वगैरह का काम करती है, ये दोनों एक गाड़ी से ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं जिसमें ब्राउन शुगर और एमडी भी है। तो इस संबंध में जब हमने इसको गाड़ी को रोक करके तलाशी ली, MR4 रोड पर जब ये गाड़ी रुकी और इनकी दोनों की तलाशी ली तो दोनों एक तो काफ़ी नशे में भी थे और जब दोनों को उतार करके महिला कांस्टेबल के माध्यम से इसकी महिला की तलाशी लिवाई गई और पुरुष कांस्टेबलों के माध्यम से पुरुष की तलाशी ली गई तो दोनों के कब्जे से ब्राउन शुगर लगभग 20 ग्राम और एमडी लगभग 10 ग्राम के करीब मिला और अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये जो लड़की है इसने प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि ये श्रुति निषाद ये बाणगंगा क्षेत्र में रहती है और इसके पहले से ही 2 मामले कायम हैं। एक सराफा थाने पर कायम है और एक दूसरा मामला इसका ये MIG थाने पर कायम है। इसने चाकूबाजी वगैरह भी की थी, उसके भी मामले कायम हैं और थानों में इनके 2 अपराध इस तरह से पंजीबद्ध हैं। ये जो पुरुष है जेल प्रहरी है ये अलीराजपुर जेल में ये पदस्थ था अभी और ये 2009 में जेल प्रहरी के रूप में पदस्थ हुआ था और ये देवास में इंदौर में भी ये रह चुका है और अभी अलीराजपुर में वर्तमान में ये इसके सेवाएं हैं। वहाँ से ये सस्पेंडेड चल रहा है। इसका अपने पत्नी से विवाद चल रहा है और विवाद के कारण इसके मुकदमा भी इस पे पत्नी ने इस पे मारपीट का कायम कराया है। विवाद के कारण से ये पत्नी से अलग रह रहा है और ये बाणगंगा क्षेत्र में ही रहता था जहाँ पे ये इस लड़की श्रुति निषाद के संपर्क में आया और फिर ये दोनों मिलकर के ब्राउन शुगर और एमडी का काम करने लगे। अब इसमें ये जानकारी ली जा रही है मुख्य रूप से श्रुति निषाद जो है वो इवेंट का काम करती थी, इवेंट में डांस सिखाती थी कई जगह। तो इसमें अब ये जांच की जा रही है कि ये इवेंट में जब जाती थी तो वहाँ पे क्या ये एमडी और ब्राउन शुगर लोगों को उपलब्ध कराती थी और जेल प्रहरी से भी इस संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या जेल में जो सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। इस संबंध में भी विस्तृत जानकारी इससे पूछताछ कर पुलिस रिमांड लेकर की जाएगी। सर, जेल प्रहरी जो गाड़ी से आता था उसमें टोल वालों से विवाद करता था ये और अपना आईडी कार्ड दिखाता था पुलिस का। बिल्कुल ये सही है। ये जब भी ये ड्रग्स वगैरह लाता था तो ये टोल बैरियर में अपने आई कार्ड का इस्तेमाल करके और अपने वर्दी का इस्तेमाल करके ये टोल बैरियर से निकलने का प्रयास करते थे और इसीलिए ज़्यादातर शक भी नहीं होता था कि ये इस तरह का काम कर रहा है। गाड़ी पे पुलिस है वो लेडी डॉन भी कही जाती है सर। ये गाड़ी इसकी गाड़ी पे पुलिस भी लिखा हुआ था जेल प्रहरी के और इस वजह से लोगों को शक नहीं होता था पुलिस लिखा होने की वजह से। ये सब चीज़ें जानकारी आई हैं और इसका श्रुति निषाद जो है ये काफ़ी फेमस थी चूँकि विवाद काफ़ी होता था और इसके जो परिवार में इसके पिता नहीं हैं, इसके सिर्फ माँ हैं और माँ काफ़ी परेशान रहती थी, इनको रोका टोकी भी बहुत करती थी लेकिन ये लड़की मानती नहीं थी।
सर ये सामान कहाँ से सप्लाई करते हैं, कहाँ से लाते हैं? ये सामान अभी राजस्थान से प्रथम दृष्टया लाना पता चला है, और ये चूँकि खुद भी ब्राउन शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो इसलिए खुद के इस्तेमाल के लिए भी लाती थी और ये लोगों को बेचने का भी काम करती थी। इसमें जेल प्रहरी की क्या भूमिका थी सर? जेल प्रहरी और ये दोनों एक, चूँकि जेल प्रहरी जो है उसकी मौसी जो है वहाँ रहती है, जहाँ बाणगंगा में जहाँ ये लड़की रहती है उसी पड़ोस में। तो जब ये पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो ये वहाँ रहने लगा और वहाँ पे ये लड़की के संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद चूँकि इस लड़की को भी ब्राउन शुगर की आदत थी और ये दूसरी जगह इवेंट्स वगैरह में भी इनको देना होता था, तो और ये धीरे धीरे ये भी इसके एमडी ये भी खाने लगा था, जेल प्रहरी भी, और इस तरह दोनों के शौक एक ही होने की वजह से दोनों एक दूसरे से संपर्क में आए, और फिर दोनों ही चूँकि ये वर्दी पहना रहता था और कई बार लोगों को शक ना हो इसलिए दोनों एक साथ जा करके और ब्राउन शुगर और एमडी लेके आते थे। सर जब इनको पकड़ा जब ये सस्पेंड था हाँ, ये अभी वर्तमान में जो लंबे समय से वहाँ से अलीराजपुर से गैर हाजिर है, जेल से सस्पेंड चल रहा है वहाँ। अब ये जो अभी इसके साथ ड्रग्स पकड़ा गया है इसकी भी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। नहीं, ये वर्दी में नहीं था, सिविल ड्रेस में था। सर क्या नाम है इसका जेल प्रहरी? जेल प्रहरी दीपक यादव नाम है इसका। कहाँ लेके जा रहे थे सर, पूछताछ में आया जब पकड़ा? ये राजस्थान की सीमा से इधर अपने इंदौर तरफ आ रहे थे। चलने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। मुरैना देवरी घड़ियाल केंद्र में पदस्थ 2 स्टार करतार भदौरिया, जो कि डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ हैं, उनको फील्ड में चंबल की रेत का अवैध उत्खनन रोकने का कार्य करना चाहिए। वह फील्ड में कार्य न करते हुए ऑफिस वर्क करते नजर आते हैं। करीब 2 साल से ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। सीनियर अधिकारियों के साथ से ऐसे और भी कई एक कर्मचारी हैं जो फील्ड में काम करने की जगह ऑफिस में बैठे हैं। एक तरफ चंबल के रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है और देवरी घड़ियाल केंद्र के सामने से रोजाना सैकड़ों वाहन चंबल रेत लेकर निकलते हैं, फिर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसे अधिकारियों को चंबल के घाटों पर तैनात कर अवैध रेत उत्खनन रोकना चाहिए और अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। मुरैना देवरी घड़ियाल केंद्र में बैठे ऐसे अधिकारी आखिर किसके आदेश पर ऑफिस वर्क कर रहे हैं? उच्च अधिकारियों द्वारा इनको फील्ड में कार्य करने के आदेश जारी क्यों नहीं किए जाते? अगर चंबल की रेत का अवैध उत्खनन रोकना है तो देवरी स्टाफ में एक बड़े फेरबदल की जरूरत है, तभी जाकर चंबल की रेत का काला कारोबार रोका जा सकता है। खाचरोद शहर में अभी तक के इतिहास में सबसे बड़े आयोजन सर्वश्री स्वस्तिकाय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा वडोदरा से मंगवाई गई विद्युत सज्जा के साथ रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट 1 माह और 1 दिन तक चलने वाले केपीएल सीजन 3 का समापन बहुत ही शानदार रहा। केपीएल सीजन के मुख्य सूत्रधार व स्वच्छता समिति के सभापति नारायण मंडावलिया व अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने बताया कि 1 माह और 1 दिन तक चले इस आयोजन में 11 टीमों ने भाग लिया, जो प्रत्येक टीम आपस में 10 मैच खेली। फाइनल मुकाबला राजस्व 11 व छंगा लाला के बीच हुआ। टॉस जीतकर राजस्व 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पूरी टीम 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में छंगालाल ने मात्र 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए के साथ ट्रॉफी व दूसरा पुरस्कार 50,000 के साथ एक ट्रॉफी थी। मैन ऑफ द मैच सीरीज सत्येंद्र यादव को मिली। इसके अलावा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट विकेट कीपर के साथ टूर्नामेंट में विशेष सहयोग करने वाले को सेवा सम्मान से सम्मानित कर पुरस्कार दिया गया। खाचरोद के इतिहास में पहली बार पुरुष के साथ महिला कमेंट्री प्राची प्रजापति ने संभाली। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, प्रिंसी खेमसरा, राजेश धाकड़, मोती सिंह शेखावत, हरिराम कांकर, विशाल बरखेड़ा वाला थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान ग्रुप के नारायण मंडावलिया, अमन पवार, पुलकित के रोफ आदि का सराहनीय सहयोग रहा। जो मैदान में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए तत्पर हैं, मैं दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस शानदार टूर्नामेंट के अंतिम मैच की शुरुआत के पहले मुझे आज यहां उपस्थित होने का अवसर मिला।
मैं राजेश धाकड़ जी को, मोती सिंह जी को, श्याम जी, छोटेलाल जी, हरिराम जी और इन सब के साथ श्री स्वस्तिक वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, मैं आप सबको नमस्कार करते हुए आप सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूं। अति उत्साह में किसी बात को सोच लेना, प्रारंभ कर देना, एक सीजन आयोजित करा लेना या किसी बात की शुरुआत कर लेना, ये तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने संकल्पों को दृढ़ इच्छा शक्ति में पिरोकर और लगातार संकल्प में सजोए हुए सपनों को आगे बढ़ाते रहना, उन बातों के लिए प्रयास करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मुझे लगता है इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों में ये बात बहुत बखूबी भरी हुई है, जिन्होंने इस काम को, खाचरोद में क्रिकेट को एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नए खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन का अवसर दिया। धार जिले के धर्मपुरी में सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक स्नेह सम्मेलन उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आयोजित स्नेह सम्मेलन में कलश सजाओ, आरती सजाओ, चित्रकला, हस्तकला और अनेक प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बाल कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थिति अतिथियों और लोगों का मन मोह लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धर्मपुरी थाने पर पदस्थ एसआई सावन मोवेल, विशेष अतिथि शुभम शिक्षा समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने की। वहीं मंच पर संस्थापक संतोष राठौड़ और प्रचारक भूर सिंह मौर्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत संस्था की दीदियों द्वारा श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया, जिसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की, जो शाम 4 बजे से देर रात्रि तक चलता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकल जुगल एवं आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुतियों के साथ ही स्वच्छता एवं शिक्षा से आधारित नाटकों के माध्यम से संदेश दिया गया। प्रचारक भूर सिंह ने कहा कि आज शनिवार को स्नेह सम्मेलन का समापन पुरस्कार वितरण के साथ होगा। मैं किसी का दीवाना। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से बड़ी खबर। अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी, राजस्व एसडीएम विशाल धाकड़, तहसीलदार सहदेव मोर कुक्षी ने रेत परिवहन करते हुए 8 डंपर रेत के ओवरलोडिंग के जब्त किए एवं आगे की कार्यवाही के लिए जांच में लिया गया। आपने बताया है कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अवैध खनन एवं बिना रॉयल्टी, गलत नंबर प्लेट के रेत की डंपर प्रतिदिन निकल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुबह 4 बजे से हम लोग निकल रहे हैं। हमने 8 डंपर रेत से भरे हुए पकड़े हैं। इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें कई प्रकार की खामियां नजर आ रही हैं। इन्हें जब्त कर जांच में लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा जो ओवरलोडिंग वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई सर, उसके बारे में क्या बताएंगे? यही है कि इसमें काफ़ी दिनों से सूचना थी कि जो रेती के डंपर हैं वो चल रहे हैं। कई डंपरों में बिना रॉयल्टी के अवैध खनन से परिवहन हो रहा है, अवैध खनन का परिवहन, और कई डंपरों में जो है वो ओवरलोडिंग के वाहन जा रहे हैं। और 1-2 डंपरों की ऐसी भी सूचना थी कि बिना नंबर प्लेट के चला रहे हैं, जो कि यातायात के नियमों के भी विरुद्ध है। तो इसमें आम जनता के हितों को रखते हुए और पर्यावरण के हितों को आगे रखते हुए हमने ये कार्रवाई की है। और इसमें रात को 4 बजे से हम निकल गए थे और अभी 12 बजे तक कुल 8 डंपरों पर कार्रवाई की है, जिसमें कि ओवरलोडिंग और रॉयल्टी ना होना और आरटीओ के नियमों का पालन, परिवहन नियमों का पालन न करते हुए तीनों तरीके से कार्रवाई की है। सर, और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। थैंक यू सर।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में प्रशासनिक भवन के ऑडिटोरियम में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी का कार्यक्रम होने का हवाला देते हुए कार्यक्रम से मीडिया को दूर ही रखा गया। मुख्यमंत्री की बैठक का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से होना तय था, लेकिन करीब पौना घंटा लेट अपराह्न करीब 11:45 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कृषि विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरा, जहां से वे कार्यक्रम स्थल प्रशासनिक भवन के ऑडिटोरियम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधान, पार्टी के बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित किया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ता मतदाताओं से वार्ता कर भाजपा पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताएं। वहीं सूत्रों की माने तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जो खास मानी जा रही है। माना जा रहा है कि शीघ्र ही भाजपा पार्टी मिल्कीपुर से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर सकती है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो रही, पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सहकारिता मंत्री JPS राठौर, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, MLC हरिओम पांडे, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, भाजपा नेता चंद्र भानु पासवान, पूर्व सांसद लल्लू सिंह समेत भाजपा पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। पीथमपुर नगर पालिका में कमिश्नर दीपक सिंह एवं IG अनुराग सिंह के द्वारा पीथमपुर नगर पालिका में समाज सेवी एवं प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कचरे को जलाने के मामले में कमिश्नर दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय में 6 तारीख को यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में तिथि निर्धारित की गई है। उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद पीथमपुर के लोगों की जन भावनाओं को अवगत कराते हुए उसके आगे जो भी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश किया जाएगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कमिश्नर साहब हमारे बीच मुख्यमंत्री की बात रखने आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलाया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन हमारी बात पर नहीं मानेगी तो हम फिर से अनशन पर बैठेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जो है मीटिंग लेने के लिए आए थे, क्या कुछ निकल के आया है? सरकार तक हमने हमारी बात पहुंचाई थी DM साहब के द्वारा, और उनकी बात CM साहब की बात लेकर वो हमारे बीच आए थे और उन्हें हमें स्पष्ट कराया है कि अभी ये पीथमपुर में इस कचरे का निष्पादन नहीं है। आपको लगता है कि जो मतलब आला अधिकारी कह के गए, आप उससे मतलब आशान्वित हैं? हाँ, अभी तो हम आशान्वित हैं, और अगर शासन प्रशासन हमारी बात पर और उनकी बात पर खरा नहीं उतरेगा तो हम फिर से अनशन शुरू करेंगे और फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने क्या बात रखी अपनी? ये कचरा पीथमपुर में किसी भी स्थिति में नहीं जले। पीथमपुर में ये कचरा केवल सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित तरीके से जले। अच्छा, संदीप ये बताओ कि इस जो बैठक में जो थे वो सारे जनप्रतिनिधि BJP कांग्रेस छोड़ के सारे जनप्रतिनिधि थे? BJP कांग्रेस और समाज कौन कौन थे? हर संगठन, हर पार्टी और सब सर्व समाज के लोग थे। हो गया? भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट विभिन्न 12 कंटेनर में पीथमपुर स्थित रैम की जो केंद्र है वहाँ पर लाया गया है। उसके बाद पीथमपुर में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी, और उसका एक प्रमुख कारण था कि लोगों में कुछ इस तरह का संदेह या भय या एक इस तरह की बात आ गई थी कि इससे उनका कुछ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैंने IG इंदौर, धार के कलेक्टर SP, यहाँ पीथमपुर के नगरपालिका अध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ चर्चा की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो अपशिष्ट यहाँ पर पीथमपुर में रैम की प्लांट में भेजा गया है, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये परिवहन किया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है जो इस बात को लेकर है, लोगों की जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर या उसको अपशिष्ट का जब निस्तारण होगा तो किसी प्रकार का वायु में या अंडरग्राउंड वाटर में या लोगों के हेल्थ या उस पर कोई प्रभाव पड़ना है। तो चूँकि इसके बारे में कई विशेषज्ञ कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ इसमें काम कर रही हैं उनके माध्यम से हम पीथमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम अवगत कराएं कि इसमें वास्तविकता क्या है। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और नागरिकों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार का अफवाहों में ध्यान नहीं दें, क्योंकि अफवाह फैलने से भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। मैं पीथमपुर के नागरिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि जब प्रशासन और पुलिस ने उनसे बातचीत की तो बहुत ही समझ-बूझ के साथ वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो कन्फ्यूज़न थे, वो दूर हो गए हैं और सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। धार के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी ने बात की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज अब हो गई है। आज पीथमपुर में जन सामान्य पूरा नॉर्मल है, शांतिपूर्ण है। आगे भी हम लोग संवाद सबके साथ रखेंगे और आगे जो भी इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय आएगा उसके अनुरूप हम लोग सभी लोगों को विश्वास में लेके संवाद कायम करके पारदर्शिता के साथ सारी अग्रिम कार्रवाइयाँ हम लोग। कंटेनर आने की सूचना आम लोगों को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दी गई थी, ऐसा क्यों? ये कल जो बंद का आह्वान किया गया था और जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे, उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बरती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे इसी उद्देश्य से कि कल जो कुछ एक घटनाएं घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितने भी जगह पे, जितने भी चौराहे पे ये घटनाएं घटी हुई थी कल, वो सारी जगह हमने देखे। सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है, यहाँ पे काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए उसको हम असेस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे फोर्स को सर 2 लोग घायल हो गए थे, खुद को आग लगा ली थी, इस तरह की खबरें हैं सर, उस पर क्या प्रशासन ने ध्यान दिया? जो 2 लोगों ने यहाँ पे आग लगाई थी उनका इलाज श्वेतराम हॉस्पिटल में चल रहा है इंदौर में और वो लगभग 10 से 15% के आसपास उनका बर्न है और वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आगे भी अपील करता हूं कि इस प्रकार से आंदोलन को रूप देना ठीक नहीं है। बाकी आपकी बात सुनने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो कि ओबरा तहसील पर एंटी करप्शन के खिलाफ लेखपालों ने दिया धरना। धरने पर बैठे लेखपाल, अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े लेखपाल। 2 दिन पूर्व गाजीपुर में एंटी करप्शन ने की थी कार्यवाही। संबंधित मामले में सौंपा सोनभद्र डीएम को ज्ञापन। लेखपालों का शोषण बंद हो, मांग पर अड़े लेखपाल बैठे धरना प्रदर्शन पर। सोनभद्र के ओबरा तहसील का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अध्यक्ष के बैनर तले हो रहा धरना प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में लेखपालों का प्रदर्शन। लेखपालों के जेब में पैसा डालकर एंटी करप्शन कर रही है कार्यवाही। एंटी करप्शन टीम द्वारा लेखपालों को जेल भेजने के विरोध में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम डीएम सोनभद्र को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आगे की घटना इस तरीके से होने पर लेखपाल संघ अध्यक्ष ने दिया आंदोलन की चेतावनी, कार्य बहिष्कार का दिया संकेत। मामला ओबरा तहसील में धरने पर बैठे लेखपालों का है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह नाम है मेरा। आज सभी देखने के लेखपाल धरने में बैठे हुए हैं, क्या है मामला? प्रायः देखा जा रहा है कि एंटी करप्शन और विजिलेंस की जो टीम है वो हमारे लेखपाल साथियों, निर्दोष लेखपाल साथियों को अपना शिकार बना रही है, जबकि लेखपाल साथियों के पास ना उनका पैसा मिल रहा है, ना किसी प्रकार की इस तरह की कोई एविडेंस मिल रहा है, फिर भी एंटी करप्शन जबरदस्ती साजिशन करके लेखपाल साथियों को फंसाया जा रहा है। ऐसे ही तत्काल एक घटना घटी अभी कासगंज तहसील में। वहाँ पे एक लेखपाल साथी गए थे, क्षेत्र में पैमाइश कर रहे थे। पैमाइश के दौरान एक व्यक्ति आया और जबरदस्ती उनके जेब में पैसा डाल दिया, जबकि पूरा गांव प्रधान मिलके इसका विरोध किए कि नहीं, लेखपाल साहब पैसा नहीं लिए थे। तुरंत एंटी करप्शन वाली आई टीम और उनको पकड़ ली, जबकि पूरा गांव, पूरा ग्राम समाज कम से कम 150 से 200 के संख्या में जाके थाना का घेराव किए और सबने बताया कि नहीं, लेखपाल साहब पैसा नहीं लिए थे, पैसा इनके जेब में जबरदस्ती डाला गया है, जो कि लेखपाल ने तुरंत निकाल के फेंक दिया गया है। इनको साजिशन फंसाया जा रहा है। इस भयपूर्ण माहौल में नौकरी करना बहुत ही कठिन हो गई है। इस कारण से हम लोग आज धरने पे हैं, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। शासन इसके प्रति अपना रुख अपनाए और इस तरह का जो गलत कार्य हो रहा है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। द्वारका में जगत मंदिर के दर्शन करने पहुंचे जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और अपने बेटे अनंत के साथ द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे। मुकेश अंबानी ने द्वारका के जगत मंदिर में दर्शन का किए और पादुका पूजन कर धन्यता की अनुभूति की। यात्रा धाम द्वारका में अंबानी परिवार दर्शन करने आते रहते हैं। और अब अगली खबर इंदौर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इंदौर के दशहरा मैदान में स्वर शतकम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इंदौर के दशहरा मैदान में हुए इस कार्यक्रम में संघ के हजारों कार्यकर्ता और कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर घोष वादन या स्वर शतकम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण के बाद मालवा प्रांत के 28 जिलों के 870 घोष वादक की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक साथ इतने स्वयंसेवक संगीत का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये एक आश्चर्यजनक घटना है। हमारी रण संगीत परंपरा जो विलुप्त हो गई थी अब फिर से लौट आई है। महाभारत में पांडवों ने युद्ध के समय घोष किया था, उसी तरह संघ ने भी इसे पुनः जागृत किया। उन्होंने कहा, संघ जब शुरू हुआ तब शारीरिक कार्यक्रमों के साथ साथ संगीत की भी आवश्यकता थी। उस समय मिलिट्री और पुलिस से ही संघ ने संगीत सीखा। ये सब देशभक्ति के लिए किया गया। भागवत ने कहा, हमारा देश दरिद्र नहीं है, हम अब विश्व पटल पर खड़े हैं। संघ के कार्यक्रमों से मनुष्य के सद्गुणों में वृद्धि होती है। संगीत के शौकीन सब हैं, लेकिन साधक सब नहीं हैं। अपने अपने काम के साथ समय निकालकर अभ्यास करते हुए उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। स्वाभाविक रूप से इसे सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ है। संघ जब शुरू हुआ तो शारीरिक कार्यक्रमों के लिए संगीत अच्छा लगता है। स्वयं सेवकों के सामने मिलिट्री और पुलिस ही थी। नागपुर के कामठी कैंटोनमेंट के परेड ग्राउंड के बाहर कंपाउंड में बैठक कर घोष वादन सीखने की शुरुआत की गई है। ध्वजारोहण के समय अपने राजेश्वरी राग में जो रचना सुनी वो सबसे पहले बनी, जो दुनिया में सबके पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। इससे मनुष्य की संस्कृति, स्वभाव और संस्कार बनते हैं। सभी वादकों ने बांसुरी की धुन पर भजन की मनमोहक प्रस्तुति दी। घोष दल ने संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 100 की आकृति बनाई है। प्रसिद्ध दुर्गा गायक साधक है, उनकी अनुभूति है। ये अपने संगीत का प्रभाव है। वो समन्वय सिखाता है, मिलकर चलना सिखाता है। अपने कला कौशल का उपयोग उत्साह उत्पन्न करने के लिए, वीरवृत्ति उत्पन्न करने के लिए, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न करने के लिए ये करना सिखाता है। उसका ये संस्कार है।
उस वादन के साथ अपनी कृति का तालमेल बनाना पड़ता है। अभी तो स्थिर वादन बहुत हुआ, ज्यादा हलचल नहीं हुई, जगह की कमी होगी संख्या के अनुपात में, लेकिन आगे पीछे चलते चलते अनेक रचनाएं बनाते बनाते ये सब वादन होता है। तो अपने चलने का समन्वय संगीत से करना पड़ता है और संगीत को चलने के साथ साथ चलना पड़ता है। जीवन जीने में ऐसी कई बातों का समन्वय करके मनुष्य को चलना पड़ता है। जो अच्छा मनुष्य है वो कुशल जीवन विद्या जानने वाला होने के कारण ये सब कर लेता है। उस कुशल जीवन विद्या की शिक्षा देने वाला संस्कार इन कार्यक्रमों से मिलता है। और महत्व की बात है कि ये सब अनुशासन ये लोग पालन करते हैं। इसका कारण क्या है? आज मैं सुबह इनके साथ बैठा था, मैंने इनको पूछा कि आप वादन क्यों करते हैं, बताओ। तो बजा रहे तो वादन में रुचि तो सबको है और अपनी वादन में रुचि है, इसलिए भी कुछ लोगों को घोष वादन का काम दिया है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमको संघ ने बताया बजाओ, इसलिए हम बजा रहे। कुछ लोगों ने बताया कि संघ के काम में है और हमारे यहाँ ये घोष दल नहीं है, ये कमी हमको खलती थी, इसलिए हमने सीखा और हमने अपना घोष दल खड़ा किया। अपने लिए नहीं वादन कर रहे, संघ का काम अच्छा हो इसलिए कर रहे हैं। संघ की योजना में यह आवश्यक है मेरे द्वारा होना, इसलिए कर रहे हैं। कला एक ऐसा प्रांत है कि कलाकार जब कला सिद्ध हो जाता है तो जैसे अध्यात्म में संभावना रहती है वैसे वहां भी संभावना रहती है कि अपने कला कौशल का अहंकार उत्पन्न हो जाए, उसको टाल के उसको चलना पड़ता है। यहां तो प्रारंभ में ही मैं मेरे लिए बजा ही नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, संघ ने बताया कर रहा हूं। संघ जिस दिन कहेगा चुप, उस दिन चुप हो जाओ। ये भी क्यों है? ये इसीलिए है कि इन सब की अनुभूति है और इसलिए श्रद्धा है कि संघ का काम होने से देश परम वैभव संपन्न बनेगा। केवल वैभव संपन्न नहीं बनेगा, वैभव के वर्णन में क्या क्या होता है? गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति। श्री में सब आता है, वैभव की बात जो हम करते हैं, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु, ऐसा पूरे देश का होना। लेकिन उसके साथ न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभामति, ऐसा भी सबका होना। इन सबका नाम है श्री। श्री सूक्तम ये सब है। और विजय होता है। पीथमपुर यूनियन कार्बाइड के 12 कंटेनरों का भोपाल से पीथमपुर आने के बाद पिछले 2 दिनों तक लगातार जारी धरना प्रदर्शन के बाद आज शहर के सुबह सामान्य दिनों की तरह हुई। शहर में जनजीवन सामान्य है। सुबह से मजदूर वर्ग अपने अपने काम पर पहुंच रहे हैं। यातायात भी सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। धरना स्थल बस स्टैंड पर टेंट सूना पड़ा हुआ है। 36 घंटे तक आमरण अनशन पर बैठे संदीप रघुवंशी ने जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की है। वहीं आत्मदाह के प्रयास में झुलसे दोनों युवकों का इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों घायल युवकों से कल देर शाम धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मिलने भी पहुंचे। आगामी 6 जनवरी को सुनवाई के बाद नई रणनीति बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय पीथमपुर की जनभावनाओं को गंभीरता से लेंगे। पीथमपुर में 3 जनवरी को हुए बंद के दौरान कई जगह हुए प्रदर्शन का चक्का जाम में पुलिस ने 3 स्थानों पर जाम करने पर 3 मुकदमे दर्ज हुए, जिनसे एक बरदरी चौराहा, सावरिया मंदिर चौराहा, आजाद चौराहे पर किए गए जाम में अज्ञात लोगों के खिलाफ 383, 34, 11, 49, 147 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो आज पथराव हुआ है, देखिए नगर पालिका चौराहे पे जो रोड जाम हुआ था उसको बातचीत करके, संवाद करके उसको सॉल्व करने के लिए और रोड जाम हटाने के लिए हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए थे
उसी क्रम में पीछे से कोई पत्थर चलाया। बहुत पेशेंस और धैर्य रखने के बाद भी हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी मोहल्ले के लोगों ने, आसपास के लोगों ने पथराव पुलिस पे किया। पत्थर आने के बाद भी हमारी पुलिस ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत ही धैर्य से काम किया। हमने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। लाउड अलर्ट से मैंने स्वतः लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जिस मुद्दे के लिए हम रोड पे आए हैं उस मुद्दे का समाधान पत्थर से नहीं होगा, उस मुद्दे का समाधान बल प्रयोग से नहीं होगा, उस मुद्दे का समाधान संवाद स्थापित करने से ही होगा। हमारे बार बार अपील करने के बाद, उनको समझाने के बाद लोग अपने घरों को रवाना हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से पीथमपुर की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है, यहाँ के आम लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ बिना विश्वास में लिए आगे वाला कोई कदम नहीं उठाने जा रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम आम जनता के, पीथमपुर की जनता के जीवन को संग और किसी की भी तरह से सुरक्षा खतरे में आए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस बात को हम बार बार यहाँ के लोगों को बता रहे हैं और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसका परीक्षण किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का इसमें निर्देश है, उसके निर्देश के पालन में ये यहाँ कचरा ट्रांसफ़र हुआ है। अभी बिल्कुल नहीं जलाया जा रहा है। 6 तारीख को माननीय हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। अभी जलाने का बात ही कहाँ उठता है। इसमें तो जो पक्ष है, जो स्थिति है, जो वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है, वो सबके सामने आएगा। बिना आम जनता को भरोसा दिलाए, बिना लोगों को बताए आगे वाला कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाह रहा हूँ, यहाँ की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने का मत लीजिए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ मुकदमा कायम हो, कोई जेल जाए, किसी का परिवार परेशान हो। ये वैसा मुद्दा नहीं है। आज हमने पत्थर खा के भी लाठीचार्ज और बल प्रयोग नहीं किया है। इससे बड़ा धैर्य क्या हो सकता है। तो आपके माध्यम से आप लोग भी आम जनता को बताइए, हर ग्रुप में बताइए कि आपको बिना भरोसे में, सारी पद्धति से, बिना जांच किए अगर थोड़ा भी जनता के लिए खतरनाक बात होगी तो मध्य प्रदेश शासन पुनः उसकी जांच कराएगी। तो शासन तक यहाँ की जनता की भावनाओं को हम लोग लगातार पहुँचा रहे हैं, दिन भर पे पहुँचा रहे हैं। तो ऐसी हालात निर्मित न हो, लोग भरोसा में रखें, उनसे संवाद हम लगातार जारी रखेंगे। सर, पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। देखिए, उसका हम आकलन कर रहे हैं, जो पथराव हुआ है, कहाँ कोई घायल है, नहीं घायल है, सबका हम आकलन करेंगे। उसके खिलाफ हम उसके बाद तथ्यों को, जानकारी के मुताबिक धार एसपी भी चोटिल हुए हैं। ऐसा मैं तो आपके सामने जीता जागता खड़ा हूँ। जी सर, मैं तो गोली खाने वाला आदमी हूँ, मुझे कौन पत्थर मारेगा। जी सर, मैं गोली सहन करने वाला आदमी हूँ। बंदर शाम को भाई, आप चिंता में एसपी को सामने खड़ा, मैं हाथ पर कौन पत्थर मारेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, धार जिले के भोजनगर में खड़ी कार को परिवार के लोगों ने ही आग लगा दिया थी। आग लगने से कार जलकर राख हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिन परमार की कार को उसके ही जमाई और भांजे द्वारा आग लगा दी गई। आग लगने के कारण कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी विवाद को लेकर सचिन परमार की कार को उनके जमाई और भांजे द्वारा आग लगा दी गई। वहीं पूरे मामले की कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं सचिन परमार आरोप लगाया कि उनके भांजे और जमाई ने ही कार में आग लगा दी थी। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम खलगाट के आर्यंस होटल के समीप एक बुजुर्ग महिला के पैर पर यात्री बस के चालक ने टायर चढ़ा दिया। घटना में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना आर्यंस होटल के पास एक बुजुर्ग महिला के पैर पर यात्री बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक चढ़ाते हुए बस का अगला टायर चढ़ा दिया, जिससे बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में टोल एम्बुलेंस की मदद से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। महिला का नाम निर्मल बैन, पति नारायण, उम्र 77 वर्ष, निवासी गुजरात क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला खलगाट में अपने बड़े भाई के घर आई हुई थी और बड़वानी जा रहे थे। आर्यंस होटल के सामने से यात्री बस में सवार होने के लिए चढ़ रहे थे। इसी दौरान अचानक पीछे से खरगोन से आ रही बस क्रमांक MP 10
ZB6655 यात्री बस ने पीछे से बस का टायर चढ़ा दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके एम्बुलेंस की मदद से धामनोद स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। से हमारे भैया के घर से और जा रहे थे बड़वानी तरफ और हम लोग चढ़ने वाले थे बस के अंदर, उसने टक्कर मार दी। चलते चलते आ रहे थे, आगे वाली बस में बैठने वाले थे, पीछे वाले ने टक्कर मारी। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये खलघाट स्टेशन की। अच्छा, खलघाट स्टेशन की। कौन घायल हुए हैं अभी? ये हुए हैं निर्मला नारायण राव। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के, जेड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? शुभ नाम सरोज खेताजी बारोट। आप कौन लगते हो इनके? इनकी मैं बहन लगती हूँ। सिस्टर हो आप? ये टेबलेट खाने के बाद एक महिला बुजुर्ग महिला को लाया, क्या मामला है? अभी टोल प्लाजा एम्बुलेंस के द्वारा निर्मला नारायण 76 वर्ष उम्र की महिला को जो गंभीर अवस्था में लाया गया, उसके पाँव में चोट लगी हुई थी, उसको प्राथमिक उपचार करके सामुदायिक जिला अस्पताल धार के लिए इलाज के लिए भेज दिया। जी सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर जगदीश देवड़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य धामनोद।